अच्छा, तो आज मेरे लिए भी काम निकल आया। गुड शो। बोलो क्या काम है? हार्डी ने कहा। पाकिस्तान से एक फ्लाइट मागा आ रही है। ये फ्लाइट रात को 11 बजे मागा पहुंच रही है। क्या इस फ्लाइट को फिजा में ही तबाह किया जा सकता है? रॉल्फ ने कहा। समंदर में तो किया जा सकता है, लेकिन किसी मुल्क की फिजाई हुदूद में ऐसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें बेशुमार बैनुल अक़वामी मसाइल खड़े हो जाएंगे और बहुत वसी इंक्वायरियां शुरू हो जाती हैं। तुम ऐसा क्यों चाहते हो? हार्डी ने कहा। पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस इस फ्लाइट से मागा पहुंच रही है और मैं नहीं चाहता कि वो जिंदा सलामत मागा पहुंचे। रॉल्फ ने कहा। इसका मुआवजा दे सकते हो? चंद लम्हों की खामोशी के बाद हार्डी ने कहा। हाँ, कितना मुआवजा लोगे? रॉल्फ ने कहा। $10 करोड़। हार्डी ने जवाब देते हुए कहा। ठीक है, मुझे मंजूर है, लेकिन फ्लाइट को फिजा में ही तबाह होना चाहिए। रॉल्फ ने कहा। मैं तुम्हें अभी कॉल बैक करता हूँ। पहले मुझे ये मालूम करने दो कि बहरे हिंद में मिसाइल बरादर बहरी जहाज मौजूद है या नहीं। अगर वो मौजूद है तो डील पक्की समझो, और अगर वो मौजूद नहीं है तो फिर ये काम नहीं हो सकेगा। फिर मागा एयरपोर्ट पर उनका काम तमाम हो सकता है। हार्डी ने कहा। नहीं, मैं उन्हें जिंदा मागा पहुंचने नहीं देना चाहता। रॉल्फ ने कहा। ओके, मैं मालूम करके तुम्हें कॉल बैक करता हूँ, हार्डी ने कहा, और उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। तो रॉल्फ ने भी रिसीवर रख दिया। फिर तकरीबन आधे घंटे बाद फोन की घंटी बज उठी तो रॉल्फ ने रिसीवर उठा लिया। रॉल्फ बोल रहा हूँ। रॉल्फ ने कहा। हार्डी बोल रहा हूँ। तुम्हारा काम हो जाएगा। मिसाइल बरदार बहरी जहाज बहरे हिंद में मौजूद है और मागा एयरपोर्ट जाने वाले हवाई जहाज उसके ऊपर से ही गुजर कर जाते हैं। हार्डी ने जवाब दिया। ठीक है, बैंक अकाउंट नंबर और बैंक का पता दे दो। मैं अभी रकम ट्रांसफर करा देता हूँ, लेकिन तुम चेक तो ना हो जाओगे, क्योंकि फिर यहाँ की हुकूमत हरकत में आ जाएगी। रॉल्फ ने कहा। हमने घाट पर तो अपना काम नहीं करना। हम बहरे हिंद में उस जगह मौजूद होंगे जहाँ से हमें कोई चेक नहीं कर सकता, और मिसाइल फायरिंग के बाद हम वहाँ से तेजी से हटकर इतनी दूर चले जाएंगे कि किसी को इल्म तक ना हो सकेगा। इतनी बड़ी गेम हम अहमकों की तरह तो नहीं खेल सकते। हार्डी ने कदरे नाराज से लहजे में कहा। नाराज होने की जरूरत नहीं है, ये मेरे लिए भी बहुत बड़ी गेम है और हम नहीं चाहते कि किसी तरफ से भी कोई उंगली हमारी तरफ उठे। रॉल्फ ने कहा। ठीक है, बैंक और अकाउंट नंबर लिख लो, क्योंकि वक्त थोड़ा है और हमने मिसाइल एडजस्टमेंट भी करनी है, हार्डी ने कहा, और फिर उसने बैंक का नाम और अकाउंट नंबर के बारे में तफसील बता दी। रकम अभी तुम्हारे अकाउंट में एक्रीमिया से ट्रांसफर हो जाएगी। तुमने अभी मुझे खुशखबरी सुनानी है, रॉल्फ ने कहा। ओके, हार्डी ने जवाब दिया, और उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। तो रॉल्फ ने भी क्रिटल दबाया और टोन आने पर उसने फोन को डायरेक्ट किया और फिर तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। उसने एक्रीमिया में अपने बैंक से राब्ता करके उन्हें हार्डी के बैंक और बैंक अकाउंट के बारे में तफसील बताकर $10 करोड़ मुंतकिल करने की हिदायत कर दी और फिर रिसीवर रख दिया। वो चूंकि ड्रग और असला स्मगलिंग में मुलविस था, इसलिए ये उनके लिए कोई बड़ी रकम नहीं थी। उससे भी ज्यादा भारी रकम वो भिजवाते रहते थे, इसलिए बैंक की तरफ से भी सिर्फ यस सर का जवाब दिया गया था। फिर तकरीबन आधे घंटे बाद फोन की घंटी बज उठी। ये बैंक की तरफ से कॉल थी। उन्होंने तस्दीक कर दी कि मतलूबा रकम हार्डी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो चुकी है। रॉल्फ ने इत्मीनान भरे अंदाज में ओके कहकर रिसीवर रख दिया। उसे अब मुकम्मल यकीन था कि न सिर्फ हवाई जहाज फिजा में तबाह कर दिया जाएगा, बल्कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के भी टुकड़े उड़ा दिए जाएंगे। एक बार उसे ख्याल आया कि वो रॉक्स को नाराक में इत्तला कर दे, लेकिन फिर वो रुक गया। अब वो काम हो जाने के बाद विक्ट्री की रिपोर्ट देना चाहता था। आमतौर पर वो 8 बजे उस ऑफिस से उठ जाया करता था और फिर रात गए उसकी वापसी होती थी, ताकि क्लब में होने वाले फंक्शंस को चेक कर सके। लेकिन आज वो ऑफिस में ही जमकर बैठा रहा, क्योंकि हार्डी की कॉल उस ऑफिस के फोन पर ही आनी थी। उसने टीवी ऑन कर दिया था, क्योंकि उसे यकीन था कि ये इतना बड़ा हादसा होगा कि टीवी उसकी फौरन ही खबर नशर करेगा, और फिर वही हुआ। तकरीबन 11 बजे यकलक टीवी ने खास खबर नशर करना शुरू कर दी कि पाकिस्तान के दारुल हुकूमत से मागा पहुंचने वाला तैयारा, जिसमें अमला समेत 112 अफराद सवार थे, सामालिया के साहिल से कुछ फासले पर अचानक फिजा में एक खौफनाक धमाके से पट गया, और उसमें सवार तमाम मुसाफिर मां अमला हलाक हो चुके हैं। हुकूमती मशीनरी हरकत में आ रही है और हादसे की वजूहात की तयन किया जा रहा है। गुड शो, इसे कहते हैं विक्ट्री, रॉल्फ ने बच्चों की तरह फर्श से उछलते हुए चीख कर कहा, और फिर कुर्सी पर बैठकर उसने फोन का रिसीवर उठाने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि फोन की घंटी बज उठी तो उसने रिसीवर उठा लिया। यस, रॉल्फ बोल रहा हूँ, रॉल्फ ने कहा। हार्डी बोल रहा हूँ, तुम्हारा काम हो गया है, हार्डी ने कहा। हाँ,
मैंने टीवी पर खास खबर सुन ली है। ये मालूम करो कि कोई बच तो नहीं गया। अगर बच गया है तो उसे वहीं समंदर में ही गोलियां मार दो। रॉल्फ ने कहा, मैं चेक करके ही कॉल कर रहा हूँ। मुसाफिरों और अमले के साथ साथ जहाज के भी लाखों टुकड़े उड़ गए हैं। हार्डी ने कहा, ओके थैंक यू, रॉल्फ ने कहा और रिसीवर रखकर उसने सुर्ख रंग के फोन का रिसीवर उठाया और तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। दूसरी तरफ घंटी बजने की आवाज सुनाई दी। रॉल्फ बोल रहा हूँ मागा से बॉस, रॉल्फ ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। यस, कोई खास बात जो इस वक्त कॉल की है? रॉक्स ने कहा, मैं आपको खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस को हलाक कर दिया गया है। दोस्तों, ब्लैक सन का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। शुक्रिया। उनकी लाशों के लाखों टुकड़े बहरे हिंद में तैरते फिर रहे हैं। रॉल्फ ने कहा, क्या क्या कह रहे हो? क्या तुम नशे में हो? रॉक्स ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। तो रॉल्फ ने उसे पाकिस्तान से डेविड की रिपोर्ट मिलने और फिर हार्डी से होने वाले मुआहदे की तफसील बता दी और साथ ही ये भी बता दिया कि किस तरह कार्रवाई की गई और टीवी पर उसकी खास खबर भी नशर हो चुकी है। वेरी गुड, तुमने तो कमाल कर दिया रॉल्फ। मेरे जहन में ये तस्वुर भी ना था कि तुम इतना बड़ा इक़दाम करोगे। यह हार्डी कौन है? रॉक्स ने कहा, ये भी सामालिया का एक बहुत बड़ा स्मगलर और गैंगस्टर है। इसके सामालिया में 4 क्लब और विलिंगटन और नाराक में भी क्लबों की एक पूरी चैन है। ये बहरी जहाज़ों को भी खुले समंदर में लूटकर उन्हें मिसाइलों से तबाह कर देते हैं। हार्डी खुद नाराक में रहता है, टॉप क्लब का मालिक और जनरल मैनेजर है। रॉल्फ ने तफसील बताते हुए कहा, ओह अच्छा, इस हार्डी की बात कर रहे हो? उसको तो मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। वाकई ऐसा ही है। गुड शो, तुम्हें इसका इनाम दिया जाएगा, रॉक्स ने कहा और उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। तो रॉल्फ ने रिसीवर रखा और उठ खड़ा हुआ। वो अब अपनी फतेह का भरपूर जश्न मनाने का सोच रहा था। यमान के साहिली शहर आरती के एक होटल में इमरान के साथी एक बड़े कमरे में बैठे ब्लैक टी पीने में मसरूफ थे। वो सब मिशन के लिए पाकिस्तान से सामालिया के दारुल हुकूमत मागा जाने के लिए जहाज में सवार हुए थे। जहाज ने मुसलसल प्रवास करना थी। अलबत्ता रास्ते में यमान के बड़े साहिली शहर आरती में इसका मुख्तसर सा स्टॉप था जहां से उसने फ्यूल लेना था और जहाज के अमले ने उन्हें नीचे उतरने से मना किया, लेकिन इमरान ने उन्हें बताया कि वो मजीद सफर नहीं करना चाहते, चंद रोज आरती में रहकर फिर आगे जाएंगे। चुनांचे वो सब जहाज से उतरकर एयरपोर्ट के पब्लिक लाउंज में पहुंच गए। उनके पास सामान बेहद मुख्तसर सा था जिसे जहाज से डीलोड करा लिया गया था और फिर इमरान ने एयरपोर्ट से ही फोन करके आरती के मारूफ ब्रुज होटल में अपने और अपने साथियों के लिए कमरे अलॉट करा लिए और एयरपोर्ट से टैक्सियों में बैठकर वो यहाँ होटल पहुंच गए थे। इमरान उन्हें होटल छोड़कर खुद बाहर चला गया था और अब रात पड़ने वाली थी, लेकिन अभी तक इमरान की वापसी नहीं हुई थी। यूं रास्ते में खुद ख्वामा ड्रॉप हो जाना हिमाकत है, तनवीर ने चाय का घूंट लेते हुए कहा। ये उसकी कोई खास प्लानिंग होगी, वो बताता तो नहीं, बस अपनी प्लानिंग पर अचानक अमल कर देता है, जूलिया ने कहा। क्या प्लानिंग हो सकती है? मागा अभी बहुत दूर है और फिर अगर हमने आरती में ही ड्रॉप होना था तो हम आरती की ही टिकट लेते, तनवीर ने कहा। यही तो प्लानिंग होती है। इमरान साहब असल चेहरे में हैं, इसका मतलब है कि उन्हें इत्तला मिल गई होगी कि उनकी निगरानी की जा रही है। चुनांचे वो बगैर मेकअप के एयरपोर्ट पहुंचे और बुकिंग मागा की कराई। हालांकि ऐसी परवाजें भी शेड्यूल्ड थी जो मागा से आगे जाती थी, लेकिन इमरान साहब ने खुसूसन इस फ्लाइट में बुकिंग कराई जो पाकिस्तान से बराह रास्त मागा जाती है। इस तरह निगरानी करने वालों ने यकीनन अपने आदमियों को भी इत्तला दे दी होगी कि इमरान अपने साथियों समेत मागा पहुंच रहा है और वहां यकीनन हमारे इस्तकबाल के लिए लोग मौजूद होंगे, लेकिन हमारे यहाँ आरती में ड्रॉप होने से उनको नाकामी का मुंह देखना पड़ेगा। दूसरी बात ये कि मागा इतना बड़ा शहर नहीं है कि जहाँ अजनबी अफराद को तलाश ना किया जा सके, और ना ही ऐसा शहर है जहाँ दिगर ममालिक के सयाह ज़ौक़ शौक से आते जाते रहते हो। इसलिए तुम जो मेकअप चाहे कर लो, बहरहाल तुम आसानी से चेक हो जाओगे। इसलिए इमरान साहब अचानक यहाँ ड्रॉप हो गए और मेरा ख्याल है कि अब वो मागा में हमारे लिए फुल प्रूफ इंतजाम कराने के लिए भाग दौड़ कर रहे होंगे। कैप्टन शकील ने तफसील से तज्जिया करते हुए कहा। तुम इस अंदाज में बात करते हो जैसे इमरान ने तुम्हारे साथ मिलकर प्लानिंग बनाई हो, तनवीर ने कहा। इमरान साहब का जहन आम जहनों से हटकर है। वो जिस अंदाज में सोचते हैं, अगर तुम्हें उस अंदाज का इल्म हो जाए तो फिर तुम भी उनके अंदाज में सोचते हुए उनके बारे में जान सकते हो, कैप्टन शकील ने कहा और सबने इस बात में सर हिला दिए।
अब असल मिशन है क्या, ये तो हमें मालूम ही नहीं है। सालेहा ने कहा, मिशन उस खुफिया जजीरे को तलाश करके उसे तबाह करना है ताकि पाकिस्तानी फार्मूले पर कार्रवाई ना हो सके। सफदर ने कहा, इसमें मेरा मिशन भी शामिल कर लो। ब्लैक क्लब से मुंसलिक काशिफा के मुजरिम रिचर्ड और जैक्सन हैं, उनको उनके जुर्म की सजा भी देनी है। तनवीर ने कहा, काशिफा से तुम्हें इतनी हमदर्दी क्यों हो गई है? सालेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने खुद ही तो उसकी सिफारिश की और अब खुद ही ऐसी बात कर रही हो। तनवीर ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा, मैंने तो ये नहीं कहा था कि तुम काशिफा के लिए सामालिया पहुंच जाओ। यही रॉडर को सजा मिल गई, इतना ही काफी है। सालेहा ने जवाब देते हुए कहा, मैं खास तौर पर तो उसके लिए यहाँ नहीं आया। अब अगर मुकद्दर से आ गया हूँ तो काम मुकम्मल करके ही जाऊँगा। तनवीर ने जवाब दिया, बड़ी खुशकिस्मत है ये खातून। क्या नाम बताया है उसका? हाँ, काशिफा, जिसका तनवीर को इस कदर ख्याल है। सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं सिर्फ सालेहा की वजह से सब कुछ कर रहा हूँ। तनवीर ने गुस्सीले लहजे में कहा, तनवीर साहब, आपकी मेहरबानी कि आपने मेरी इस कदर इज्जत अफजाई की है। सालेहा ने कहा, और फिर इससे पहले कि तनवीर कोई और बात करता, कमरे का दरवाजा खुला और इमरान अंदर दाखिल हुआ तो सब चौंक पड़े। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, या अहलियान बंद कमरा। इमरान ने अंदर दाखिल होते हुए ऊंची आवाज में कहा, ये क्या तरीका है कि तुम हमें बताए बगैर भाग जाते हो? जूलिया ने सलाम का जवाब देते हुए गुस्सीले लहजे में कहा, मैं कहाँ भाग सकता हूँ? वो एक शायर ने अपने एक शेर में कहा है कि उस हरजाई की एक ही बात मुझे पसंद है कि जब वो लौटता है तो मेरे पास ही आता है, इसलिए देख लो, लौटकर वापस यहीं आया हूँ। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और कुर्सी पर बैठ गया। जूलिया ने एक खाली प्याली उठाकर उसमें फ्लास्क में मौजूद चाय डाली और फिर उसने प्याली इमरान के सामने रख दी। इमरान साहब, कैप्टन शकील ने आपकी तमाम हरकत का तज्जिया किया है जो हमारी समझ में नहीं आई थी। मसलन टिकट तो मांगा के आपने लिए और अचानक आरती पर ड्रॉप हो गए। सफदर ने कहा और फिर उसने कैप्टन शकील का तज्जिया दोहरा दिया। किसी हद तक ये तज्जिया दुरुस्त है। पाकिस्तान एयरपोर्ट पर होने वाली निगरानी मैंने चेक कर ली थी, लेकिन तुम्हें चेक करने का वक्त नहीं मिला। आरती पर मैं अचानक ड्रॉप नहीं हुआ, ये पहले से मेरे प्रोग्राम में था, लेकिन चेकिंग की वजह से मैंने मागा के टिकट लिए ताकि एयरपोर्ट पर हमारी चेकिंग ना हो। अब मागा में पाकिस्तानी सीक्रेट सर्विस के एजेंट एयरपोर्ट पर मौजूद होंगे। वो रिपोर्ट देंगे कि वहाँ हमारे इस्तकबाल के लिए कोई कार्रवाई की गई है। तो वो कौन लोग थे? जहाँ तक आरती में ड्रॉप होने का ताल्लुक है तो इसकी वजह यह है कि हम मागा गए बगैर उस जजीरे को ट्रेस करके उसको तबाह कर दें, फिर मागा पहुंचकर मजीद आगे बढ़ें, वरना हम मागा में इस तरह फंस सकते हैं कि आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता। इमरान ने जवाब देते हुए कहा, फिर अब क्या तय किया है आपने? सफदर ने कहा, मैंने अब तक जो मालूमात हासिल की हैं उनके मुताबिक मागा के करीब खुले समंदर में 3 ऐसे जजीरे हैं जिन्हें खुफिया कहा जा सकता है, क्योंकि उन जजीरों पर मुस्तकिल आबादी नहीं है, घने जंगल हैं, और सबसे अहम बात यह है कि ये ऐसे समंदरी इलाके में वाक़ है जिसे वार्म वाटर कहा जाता है, और यहाँ हर वक्त तूफानी लहरों का बेहद जोर रहता है। इसलिए इन जजीरों के करीब जाना भी खासा मुश्किल और ख़तरनाक काम है। इस वार्म वाटर की वजह से इन जजीरों पर किसी मुल्क ने आज तक कब्जा नहीं किया, क्योंकि ये तूफानी लहरें अचानक पैदा होती हैं और फिर जोर पकड़ती चली जाती हैं। ये इस कदर खौफनाक लहरें होती हैं कि बड़े बड़े बहरी जहाज़ों के पुरखच्चे उड़ जाते हैं, फिर बहुत देर तक ये समंदर से टकराती रहती हैं। इन 3 जजीरों के अलावा और तमाम जजीरे किसी न किसी मुल्क के कब्जे में हैं। वहाँ मुस्तकिल आबादियाँ हैं और उनके नाम भी दुनिया जानती है। इमरान ने कहा, ऐसे जजीरों पर तो लेबॉर्ट्री कायम नहीं हो सकती। तनवीर ने कहा, क्यों नहीं हो सकती? अगर आमदोरफ्त बजरिए हेलीकॉप्टर हो तो वहाँ काम हो सकता है, लेकिन इन तीनों जजीरों में से किस पर लेबॉर्ट्री है इसका पता चलाना मुश्किल काम है। मैंने एक आदमी के जिम्मे लगाया है कि वो किसी ऐसे आदमी को तलाश करके जो ऐसे समंदर में जाता आता रहा हो और इन जजीरों के बारे में भी जानता हो। अगर ऐसा आदमी मिल जाए तो इससे सवाल जवाब किए जा सकते हैं और ऐसे शवाहिद मिल सकते हैं कि किस जजीरे को टारगेट बनाया जाए। इमरान ने कहा, मेरा ख्याल है कि इस बार तुमने गलत प्लानिंग की है। तनवीर ने कहा तो इमरान समेत सब उसकी तरफ हैरत भरी नजरों से देखने लगे। वजह? इमरान ने संजीदा लहजे में कहा, इस तरह उस जजीरे को तलाश करना तकरीबन नामुमकिन है, जबकि हमें मालूम है कि मागा में वाक़ ब्लैक क्लब का मालिक और जनरल मैनेजर रॉल्फ इस बारे में सब कुछ जानता है और उसका वहाँ होल्ड होगा। हम जाकर उसकी गर्दन पकड़ ले तो सब कुछ सामने आ जाएगा। तनवीर ने कहा, गुड, तुम्हारा ख्याल बिल्कुल दुरुस्त है। वाकई ये आसान और सीधा रास्ता है, लेकिन तुमने खुद कहा है कि मागा में उन लोगों का होल्ड है।
हमें जजीरे के बारे में तो मालूम हो जाता, लेकिन हम वहाँ फंस कर रह जाते। हमें भी अपना मिशन मुकम्मल करने से पहले वहाँ कत्लेआम करना पड़ता और इसी सूरत में हुकूमत और पुलिस हमारे पीछे लग जाती। इसलिए मैंने सोचा कि अगर हम पहले जजीरे को तलाश कर लें तो मिशन मुकम्मल करने के बाद फिर उस रौब से आसानी से निपटा जा सकता है। इमरान ने कहा तो सबने उसकी तायद में सर हिला दिए। फिर उन सबने रात का खाना खाया और चाय वगैरह पीने के बाद वापस अपने कमरों की तरफ जा रहे थे कि एक वेटर तेज तेज चलता हुआ इमरान के करीब आया। सर, आपकी मागा से मुसलसल कॉल आ रही है, लेकिन आपका कमरा बंद है, कॉल अटेंड नहीं की जा रही। वेटर ने करीब आकर मुअद्दबाना लहजे में कहा। ओ अच्छा ठीक है, शुक्रिया, इमरान ने कहा तो वेटर वापस मुड़ गया, जबकि इमरान अपने साथियों समेत तेज तेज कदम उठाता हुआ अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। फ्लाइट पहुंच चुकी होगी, इस बारे में रिपोर्ट देने के लिए कॉल की जा रही होगी, इमरान ने कहा और कमरे में दाखिल होकर उसने रिसीवर उठाया और साइड पर मौजूद एक बटन प्रेस कर दिया। होटल एक्सचेंज। बटन प्रेस होते ही एक निस्वानी आवाज सुनाई दी। मागा से आने वाली मेरी कॉल थ्रू करो, इमरान ने कहा, क्योंकि उसे मालूम था कि एक्सचेंज को मालूम होगा कि किस कमरे और किस नंबर पर वो बात कर रहा है। हेलो, पूरम बोल रहा हूँ, यहाँ मागा से। कुछ देर बाद एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। चूंकि कॉल का सुनकर इमरान के तमाम साथी उसके साथ अंदर आ गए थे, इसलिए इमरान ने लाउडर का बटन भी प्रेस कर दिया था। इसलिए दूसरी तरफ से आने वाली आवाज सबको बखूबी सुनाई दे रही थी। यस, क्या रिपोर्ट है मागा एयरपोर्ट के बारे में, इमरान ने कहा। फ्लाइट एयरपोर्ट पहुंच ही नहीं सकी, वो रास्ते में ही तबाह हो गई है या कर दी गई है, दूसरी तरफ से पूरम ने कहा। तो इमरान तो क्या, उसके सारे साथी बेइख्तियार उछल पड़े। ये क्या कह रहे हो, क्या मतलब, ये कैसे हो सकता है, इमरान ने हकीकतन बौखलाए हुए लहजे में कहा। शायद उसके जहन में भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। मैं दुरुस्त कह रहा हूँ, फ्लाइट मागा एयरपोर्ट पहुँचने से पहले बहरे हिंद में फिजा में ही तबाह हो गई है। अब तक जो इब्तदाई तहकीकात हुई हैं उनके मुताबिक नीचे से जहाज़ पर मिसाइल फायर किया गया है और उस मिसाइल से पूरा जहाज़ लाखों टुकड़ों में तब्दील हो गया है। 112 मुसाफिर और अमले के तमाम अफराद हलाक हो गए हैं। पुलिस ने तफ्तीश का दायरा वसी कर दिया है और जल्द ही असल मुस्लिम सामने आ जाएंगे। पूरम ने तफसील बताते हुए कहा। तुम्हारा जाती ख्याल क्या है, कौन इस कदर भयानक वारदात कर सकता है, इमरान ने कहा। मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन आप चूंकि यहाँ के नहीं हैं इसलिए बता देता हूँ कि मेरा जाती ख्याल है कि इस क्रैशिंग में कार्लोस ग्रुप मुलविस होगा। कार्लोस ग्रुप के पास तेज रफ्तार छोटे बहरी जहाज हैं और ये अक्सर समंदर में बहरी जहाज़ों का तमाम सामान लूट लेते हैं, इंसानों को हलाक करके जहाज़ को भी मिसाइलों से तबाह कर देते हैं। सुना है कि उनके ताल्लुकात चूंकि सामालिया के हर बड़े ग्रोह से हैं, इसलिए पुलिस ना उन्हें पकड़ती है और ना ही उन्हें कोई सज़ा मिलती है, बल्कि कहा जाता है कि प्रेसिडेंट उनसे बाकायदा हिस्सा लेता है और ये हिस्सा एक्रीमिया में रखा जाता है। पूरम ने जवाब देते हुए कहा। ओके, थैंक यू, इमरान ने कहा और रिसीवर रखकर जब उसने अपने साथियों की तरफ देखा तो वो भी इस तरह मुंजमद होकर बैठे थे जैसे चाबी से चलने वाला खिलौना चाबी खत्म हो जाने पर अचानक रुक जाता है। क्या हुआ, इमरान ने हैरान होते हुए कहा। इमरान साहब, अगर आप आरती में ना ड्रॉप होते तो इस वक्त हमारे जिस्मों के भी टुकड़े समंदर में तैर रहे होते, सफदर ने बड़े ढीले से लहजे में कहा। मुझे यकीन है कि इमरान को पहले से ही इस मामले का इल्म था, इसलिए ये यहाँ ड्रॉप हो गया, लेकिन इसने हमें नहीं बताया, तनवीर ने कहा। नहीं, मुझे मालूम नहीं था और न ही मुझे ऐसा ख्याल आया था, क्योंकि मुसाफिर बरदार तैयारे को फिजा में तबाह करना बहुत बड़ा जुर्म है। इस वाक़ये की वजह से 112 अफराद जान से हाथ धो बैठे हैं। ये इतना बड़ा वाक़या है कि हुकूमतें हिल जाती हैं, इसलिए एक आम मुजरिम ऐसा सोच भी नहीं सकता, लेकिन इन लोगों ने कार्रवाई करके हमें बता दिया है कि ये लोग हमारे खिलाफ आखिरी हद तक भी जा सकते हैं, और अब इस पैगाम के मिलने के बाद हमें भी यह हासिल हो गया है कि हम भी उनके खिलाफ आखिरी हद तक जाएं, इमरान ने सर्द लहजे में कहा।